बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इंडस्ट्री में ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगल फेज़ मोटर्स के बारे में। बेसिकली सिंगल फेज़ मोटर की 3 क्लासिफिकेशन बनाई गई हैं, उनके ऊपर आप लेक्चर एक सीरीज़ बनाएंगे हम। तो आज तो हम बात करेंगे कि सिंगल फेज़ मोटर होती क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि सिंगल फेज मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हुए उसके बाद हम इसकी टाइप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी इंडक्शन मोटर पहली जो टाइप है उसके पहले सेगमेंट को हम कवर करें, यानी कि इंडक्शन मोटर और स्प्लिट फेज मोटर को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने कोशिश की है कि आपको साथ साथ वीडियो डेमोस्ट्रेशन साथ दें और आपको जनाब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की एनिमेटेड क्लिप्स साथ ऐड करके आप लोगों को तारफ करवाएं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आप हमारे साथ बहुत अच्छा सीखेंगे। आइए जी देखते हैं। जी तो जनाब ये देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है बेसिकली इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में भी और घरेलू जगहों पे इस्तेमाल आम तौर पे रेफ्रिजरेटर में होती है, हमारे फ्रिज। तो उसके साथ ये वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह क्लॉक और ड्रिल मशीनों में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं आम तौर पे। और इसका इस्तेमाल पंप्स और कंप्रेसर्स में भी देखा गया है। चूँकि नाजरीन इसका मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है, लिहाजा इन्हें कम स्टार्टिंग टार्क वाले लोड्स में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लोअर्स वगैरह या पंखे या बफिंग मशीन्स, ग्राइंडर्स, घरेलू चीज़ें आ गई जिसमें ऑटोमेटिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बर्नर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वगैरह हैं। इन सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर इसको देखें तो ये उसका क्रॉस कट आपके सामने है। इसमें दो तरह से वाइंडिंग होती है जनाब, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है, एक इसकी रनिंग वाइंडिंग होती है। तो रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे ये अंदर आपको नज़र आ रही है वाइंडिंग, और ये जो साथ ये स्लॉट्स हैं इसकी दिखाई गई हैं। स्लॉट्स के अंदर देखें आप, ये आयरन कोर्स है, इसको आयरन कोर कहते हैं। और साथ आप देख रहे होंगे कि जनाब इसकी ये वाइट वाली जो है ये इसकी स्लॉट की इंसुलेशन है। और इसके साथ साथ ये देखें, ये स्लॉट्स हैं इसकी सारी। ये वाइट वाली अंदर इंसुलेशन है, जो पेपर वाइंडिंग के साथ इंसुलेशन पेपर रखते हैं, और वो स्लॉट्स हैं। इस तरह से ये सिंगल फेज़ मोटर जो है बुनियादी तौर पे दो फेज़ इसके बनते होते हैं। क्यों अब यहाँ पे देखना ये होता है कि इसके स्प्लिट फेज़ करने के हमें मुख्तलिफ़ तरीके भी मिलते हैं। जिस तरीक़ा से फेज़ को स्प्लिट किया जाता है वही उस मोटर का नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें स्प्लिट फेज़ मोटर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मुतअद्दद तरीके हैं जिसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज़ मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी आ जाती हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स। और तो जनाब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज़ मोटर, ये बुनियादी तौर पे एक स्कर्ल केज रोटर जो आपको दिखाया भी गया है और सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग पर मुश्तमिल होती है जनाब। तो इसमें देखें कि इसमें सामने शैफ्ट है, शैफ्ट के साथ फ़ैन ब्लेड्स लगे हुए हैं। फ़ैन ब्लेड्स के साथ लेमिनेटेड आयरन कोर होती है। लेमिनेटेड आयरन कोर का मकसद हमारे पास ये होता है कि जनाब इसके अंदर एडी करंट जो लॉस होते हैं उनको काम कर दिया जाए, क्योंकि अगर ठोस आयरन कोर होगी तो उसके अंदर एडी करंट पैदा होगा। तो आपको पता है कि एडी करंट नापसंदीदा होता है, ये मेन करंट की मुखालफत करता है। तो इसलिए ये लेमिनेटेड कोर होती है। तो इसका बुनियादी तौर पे जो ऑपरेशन है या वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें दो तरह से थ्योरीज़ होती हैं। एक डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है और सेकेंडली हमारे पास क्रॉस फील्ड थ्योरी होती है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी आपको यहाँ पे समझाया जाता है कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि जनाब एक वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग है और एक स्टेटर वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग गर्दिशी मकनातीसी फील्ड पैदा करती है, और वो जो फ्लक्स है जब रोटर वाइंडिंग के साथ टकराता है तो रोटर वाइंडिंग का अपना एक फ्लक्स होता है, उसके अंदर करंट पैदा हो जाता है रोटर वाइंडिंग के अंदर।
वो करंट और इसका दूसरा करंट जो है ये आपस में इसका अमल होता है, यानी कि दोनों का रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग का आपस में अमल होता है, जिसके नतीजे में एक ऐसा रोटर में टार्क पैदा हो जाता है। वो करंट जो रोटर में पैदा होता है वो फिर टार्क पैदा करने का ज़रिया बनता है। तो इसमें एक बात और मद्देनज़र रखनी होगी कि जितना रोटर करंट ज़्यादा होगा उतना ही टार्क ज़्यादा पैदा होगा। तो जो इसमें हम कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, और साथ फ्लक्स का भी इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शंस रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे इसकी बुनियादी तौर पे वाइंडिंग दिखाई गई है आप लोगों के सामने। ये मेन वाइंडिंग है और साथ एक्सलरी वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग चूँकि नाकाफ़ी होती है रोटेटिंग मकनातीसी फ्लक्स पैदा करने के लिए, ये मेन वाइंडिंग आपको दिखाई गई है। अब इसका जो है अपनी तर्ज का एक फ्लक्स होता है, लेकिन ये इस काबिल नहीं हो पाती कि ये जनाब प्रॉपर गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा कर सके या मोटर को घुमाने की इस्तिताअत रख सके। तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि एक और वाइंडिंग लगाते हैं जिसको एक्सलरी या अमदादी वाइंडिंग होती है। ये फिर हम जो एक्सलरी वाइंडिंग होती है उसको जनाब ब्रीक तार की ज़्यादा टर्नों पे होते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर तो आपका यहाँ पे जो मेन वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे फिर करंट जो होता है वो वोल्टेज से पीछे रह जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम ब्रीक तार की टर्नें इस्तेमाल करते हैं। ब्रीक तार से हमें ज़्यादा बेहतर किस्म का एक तो रेजिस्टेंस उसमें ऐड कर दी जाती है, ब्रीक तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बजाय इसके के मोटी तार के। जब ब्रीक तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो अब वो आर एल सर्किट बन जाता है, और हमारा जो 90 डिग्री पे करंट वोल्टेज से लैग कर रहा था वो जनाब करंट 90 डिग्री पे फिर अब लैग नहीं करता। वो करंट की मिकदार बेहतर हो जाती है किस में, हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में। वो कितनी बेहतर हो जाती है ये आगे हम आपको डायाग्राम के ज़रिए दिखा देते हैं कि वो जनाब कितनी बेहतर हो जाती है। यहाँ पे आप अभी डायाग्राम में ये देखें कि ये जो हमारा स्टेटर है इसके अंदर ये जो बड़ी वाइंडिंग दिखाई गई है ये मेन वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये मोटी तार की कम टर्नों पे होती है और इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और रिलेक्टेंस या रिएक्टेंस इसकी ज़्यादा होती है। जब रिएक्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट वोल्टेज से लैग करेगा। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग साथ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो छोटी वाइंडिंग है या कम स्लॉट्स का जिनकी पिच है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो जनाब स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें स्टार्टिंग के वक्त अपना रोल प्ले करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि डायाग्राम के अंदर आप देखें कि जनाब ये मेन वाइंडिंग रोटर को कर रही है। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाई है ब्रीक तार की ज़्यादा टर्नों के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम देखेंगे कि ब्रीक तार लगाने का मकसद क्या होता है। ये 90 डिग्री पहले लैग कर रहा था ब्रीक तार की, जब हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाई तो अब हमारा एक कुलिया है आर इज़ इक्वल टू राव एल ओवर ए, यानी कि किसी भी तार की रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे ही हम तार की ब्रीक करेंगे, एरिए को कम कर देंगे, तो रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाएगी। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जनाब इस वाइंडिंग का जो हमारा करंट वोल्टेज से लैग कर रहा था वो उससे उसके बराबर आ जाएगा या उसको लीडिंग पे ले जाएंगे। इस तरह से एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक फेज़ बन जाता है, फिर दूसरा रनिंग वाइंडिंग का बन जाता है। ये यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि पहले लैगिंग पे था
करंट। जैसे ही हमने ये रेजिस्टेंस कॉइल के साथ ऐड की है, अब देखेंगे, अब ये देखें वेव फॉर्म ज़रा देखें, रेजिस्टेंस ऐड की तो हमारा अब वेव अब हमारा लीडिंग पे चला गया, वोल्टेज अभी ज़ीरो पे है। तो अब देखें हमारा भी वोल्टेज के बराबर लीडिंग पे चला गया, जिससे हमें अच्छी स्टार्टिंग हासिल होगी। अब यहाँ पे हम फिर कोशिश ये करते हैं कि जनाब एक्सिलरी वाइंडिंग का एक दूसरा फेज़ बनता है जो कि उससे एडवांस होता है। मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे मिल के फिर सर्किट को स्टार्ट करवाती हैं। जैसे ही आपकी जनाब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे हम यहाँ पे एक लगा देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं। अब उस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो आपको सर्किट में भी दिखाया गया है, अभी लगा के मैं दिखाता हूँ। सील्ड यहाँ पे जनाब मोटरें इस्तेमाल होती हैं।